हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की ही। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास इंडियन पॉलिटी की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो पूरी एकाग्रता के साथ में बने रहेंगे मेरे साथ में। और जो हम आज अध्ययन करने वाले हैं वो इंडियन पॉलिटी का बेहद और बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर जिसको हम नागरिकता के नाम से जानते हैं। यानी आज जो हमारी पूरी क्लास बेस्ड होगी वो हम नागरिकता की बात करेंगे, यानी सिटीजनशिप की बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो आर्टिकल वाली क्लास हो चुकी है उसको भी देख लीजिएगा। उसके पश्चात में एक क्लास और हुई है उसको भी देख लीजिएगा एंड उसी के पश्चात से आज हम पुनः कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस क्लास के माध्यम से हम ये अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि यार हमारा भारत देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति वह नागरिक है तो किस आधार पे नागरिक है और कौन कौन व्यक्ति या ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो कि भारत का नागरिक हमारे बन सकता है। ठीक है, तो आज हम जो पूर्णतः अध्ययन करेंगे वो इस क्लास में यही अध्ययन करेंगे कि हमारे भारत का नागरिक कौन होगा और कौन नहीं होगा, अर्थात भारत का नागरिक कौन बन सकता है और कौन हो सकता है। इस क्लास के माध्यम से हमारा एक उद्देश्य ये भी होगा कि हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में यार एनआरसी वगैरह आया था, एनपीए वगैरह आया था, सीएए वगैरह भी आया था, तो उसको भी हम पूर्णतः कंप्लीट करेंगे कि ये एनआरसी वगैरह सीए वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो अगर क्लास हमारी उचित रूप से हो जाती है तो इसी क्लास में हम अध्ययन कर लेंगे उन सारी चीजों का। अन्यथा अगर क्लास बहुत बड़ी हो जाती है तो हम दूसरी क्लास में उन सारी चीजों का अध्ययन बड़े ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, बाकी मैं एक बात ये भी बोल देना चाहता हूं कि अगर किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न अगर इस नागरिकता के संबंध में आता है तो वो यार हमारा जाना नहीं चाहिए और जाएगा भी नहीं। ठीक है, इससे बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो बात करते हैं पूर्णतः कि नागरिकता हमारे क्या है और भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी हमारे राजनीति के विशेषज्ञ थे या संविधान सभा में बैठे हुए जो भी हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने कौन कौन से ऐसे प्रावधान भारतीय संविधान में समाहित किए जिनको हम नागरिकता के नाम से जानते हैं। विशेष रूप से यार मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो नागरिकता के संबंध में प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किए गए हैं ये बेसिकली उस समय जो भी हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने विशेष रूप से कोई प्रावधान नहीं किया था नागरिकता के संबंध में, ऐसे ही टेम्परेरी रूप से प्रावधान बना दिए गए थे। ठीक है, उस समय की स्थिति को या परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि उस समय परिस्थिति हमारी कुछ ऐसी थी जिसको कंट्रोल करना बेहद और बेहद आवश्यक था। ऐसा क्यों? क्योंकि यार ये नागरिकता इस कारणवश इसका प्रावधान करना आवश्यक था क्योंकि 1947 में हमारा जब भारत देश आजाद होता है तो उसी समय हमारे इंडिया का विभाजन भी हो जाता है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया इन दो खंडों में क्षेत्रों का विभाजन होता है। तो इस समय काफी ज्यादा मारकाट होता है, काफी सारा अराजकता की स्थिति फैल जाती है। तो इसी अराजकता की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो भी हमारे संविधान निर्माता थे या उस समय के संविधान सभा में बैठे हुए जो भी हमारे राजनीति के विशेषज्ञ थे उन्होंने बाकायदा संविधान में प्रावधान किया नागरिकता के संबंध में। ठीक है, तो कोई विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया
केवल उस समय की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए इन प्रावधानों का प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको समझ में अगर आ चुकी हैं तो क्लास को हम अपने स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम ये जो नागरिकता है, ये नागरिकता हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग दो में और अनुच्छेद एक प्रकार से बोले तो 5 से लेकर के 11 के मध्य में जितने भी आर्टिकल या जितने भी अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं उनको हम नागरिकता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है। एंड इसी के संदर्भ में बात करते हैं कि नागरिकता होती क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नागरिकता होती क्या है, इसको समझने से पहले हम एक तथ्य ये समझते हैं कि किसी भी देश में 3 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। ये भी याद रखना कि किसी भी देश में हमारे 3 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। कौन कौन से व्यक्ति? वो किसी भी देश को हम ले सकते हैं। मेरा विशेष रूप से यही मानना नहीं है कि हम भारत के संदर्भ में ही इन सारी चीजों का व्याख्या करें, ये किसी भी देश के प्रति हो सकता है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में 3 व्यक्ति हमारे कौन कौन से होते हैं? पहला व्यक्ति हमारा होता है किसी भी देश में, पहला होता है नॉर्मली पर्सन ही होता है। ठीक है, तो पहला व्यक्ति हमारा नॉर्मली पर्सन होता है। एंड दूसरा एक सिटीजन होता है, दूसरा सिटीजन होता है। एंड तीसरा माइनॉरिटी होता है, माइनॉरिटी। ये किसी भी देश में रहने वाले 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अगर इतनी चीजें हम समझ चुके हैं तो इसमें ये देखते हैं कि नॉर्मल पर्सन क्या होता है, सिटीजन क्या होता है एंड माइनॉरिटी क्या होता है। तो इसके संदर्भ में हम बात करते हैं, मानते हैं कि नॉर्मल पर्सन जैसे कोई विदेशी व्यक्ति भारत में घूमने आया, वो ताजमहल देखने आया, तो वो जो विदेशी व्यक्ति इंडिया के अंतर्गत आया वो कौन होगा? वो नॉर्मली पर्सन के अंतर्गत आएगा। उसको हम नॉर्मली पर्सन में उसकी गिनती हम करते हैं। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति जिसको हम सिटीजन के नाम से जानते हैं, ये सिटीजन उस देश में रहने वाला विशेष रूप से व्यक्ति होता है। जैसे हम और आप, हम भारत देश के आम नागरिक हैं, यानी हम लोग भारत देश के क्या हैं? एक सिटीजन टाइप के व्यक्ति हैं। तो दूसरा व्यक्ति ये हो गया। एंड तीसरा व्यक्ति जो देश के अंतर्गत होता है उसको हम माइनॉरिटी के नाम से जानते हैं। माइनॉरिटी क्या होता है? तो ये भी हमारा सिटीजन के अंतर्गत ही आता है। केवल फर्क इसमें ये हो जाता है कि ये जो माइनॉरिटी होती है, ये माइनॉरिटी हमारे क्या होते हैं कि इनको हम अल्पसंख्यक बोलते हैं। अब अल्पसंख्यक से क्या तात्पर्य है? अल्पसंख्यक 2 प्रकार से कोई भी या किसी भी देश में रहने वाला जो व्यक्ति होगा, 2 प्रकार से अल्पसंख्यक होगा। कौन कौन सा? पहला तो हमारा होगा भाषाई आधार पे, यानी किसी भी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हमारे कम होंगे तो उनको हम भाषाई आधार पे अल्पसंख्यक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा होगा हमारा धार्मिक आधार पे, यानी किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति जिसके धर्म की संख्या, यानी जिसका धर्म क्या है? अल्पसंख्यक है, तो उसको हम किसमें मतलब उसका चुनाव करेंगे? तो धार्मिक रूप से उसको हम अल्पसंख्यक के नाम से जानते हैं। जैसे कि यार इस भारत देश के अंतर्गत ज्यादातर जो हमारे व्यक्ति या जो नागरिक पाए जाते हैं वो हिंदू कास्ट ज्यादा देखने के लिए मिलती है, लेकिन हमारे कुछ अल्पसंख्यक कास्ट भी है, यानी धर्म भी है। जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, मुस्लिम कास्ट हो गई और क्रिश्चियन कास्ट हो गई। ये सारे के सारे हमारे अल्पसंख्यक हैं, यानी बहुत ही कम है। किस आधार पे? तो ये धर्म के आधार पे और भाषा के आधार पे भी इसी तरीके के व्यक्ति हमारे इंडिया में रहते हैं। ठीक है,
तो हमको नॉर्मली इस मतलब इसके संदर्भ में तीन चीजें याद रखनी है कि भारत के संदर्भ में हमारे या किसी भी देश के प्रति या किसी भी देश में नॉर्मली हमारे तीन प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, नॉर्मल पर्सन, सिटीजन एंड माइनॉरिटी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है। अब इसी के पश्चात में ये समझते हैं कि नागरिकता हमारी होती क्या है, जिसको कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के मध्य में इसका प्रावधान किया है। ठीक है, तो नागरिकता क्या होती है? नागरिकता हम उसको बोलते हैं कि कोई भी देश हमारा मानते हैं कि जैसे हमारा स्वयं का अपना प्यारा सा देश जिसको हम भारत के नाम से जानते हैं, तो ये भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत देश में मतलब रहने वाले व्यक्तियों को एक विशेष प्रकार की नागरिकता दी गई है, यानी कोई भी देश अपने देश में रहने वाले व्यक्तियों को एक सर्टिफिकेट टाइप में देता है, उसी को हम नागरिकता के तौर पे जानते हैं। या एक प्रकार से बोले तो कोई भी देश अपने देश में रहने वाले व्यक्तियों को एक प्रमाण पत्र टाइप में देता है। प्रमाण पत्र बोले तो क्या, जैसे आज हम वर्तमान की स्थिति में बात करें तो हमारा आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड हमारा पहचान है, हमारी एक प्रकार से प्रमाण है कि हम भारत देश के क्या हैं, नागरिक हैं। हमारा वोटर आईडी कार्ड हो गया, जैसे जिसको हम पहचान पत्र के नाम से जानते हैं, तो ये भी हमारा एक प्रकार से इंडिया का बेहद और बेहद आवश्यक या महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र है, जिसको कि हमारा भारत देश हमको ये प्रमाणित करवाता है कि हम इस देश के क्या हैं, नागरिक हैं। अगर ये सारे प्रमाण पत्र नहीं है तो हम भारत देश के नागरिक नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वह देश जो कि अपने देश में रहने वाले व्यक्तियों को एक प्रकार से प्रमाण पत्र टाइप में देता है या सर्टिफिकेट टाइप में देता है, उसी को हम नागरिकता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हमने याद रखना है। अब इसी के संदर्भ में अगर बात करें तो नागरिकता हम लोगों ने जान ली कि ये तो कंडीशन हुई इस देश में रहने वालों की। अब एक कंडीशन यहाँ पे ये बनती है कि अगर कोई विदेश का व्यक्ति आया यहाँ पे घूमने के लिए तो क्या हम उसको भारत का नागरिक कहेंगे? तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यार वो तो घूमने के लिए आया है, उसको तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का ना उसका यहाँ पे पहचान पत्र, ना ही उसका आधार कार्ड, ना ही किसी प्रकार का प्रमाण पत्र, तो उसको हम यहाँ का नागरिक नहीं कहेंगे, उसको हम यहाँ का नागरिक कतई नहीं कहेंगे। उसको केवल और केवल एक तरीके से बोले तो विदेशी के तौर पे जानेंगे और ये भी जानेंगे उसको सारे अधिकार इंडिया के प्राप्त करवाए जाएंगे। ठीक है, उसको किसी भी प्रकार की परेशानी इंडिया के अंतर्गत नहीं होगी। परेशानी केवल होगी तो उसको यहाँ के जो भी हमारे प्रावधान हैं या जो भी सारी चीजें हैं जो कि इंडिया के व्यक्तियों को दी जाती हैं, वो सारी छूट या वो सारे चीजों से उसको वंचित कर दिया जाएगा। जैसे इंडिया के नागरिक हैं तो उनको यार कानूनी अधिकार प्राप्त हैं कि भारत में अगर आप हैं तो आपको कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। कानूनी अधिकार के साथ साथ आपको राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। राजनीतिक अधिकार में जैसे वोट डालने का अधिकार भारत के हर एक नागरिक को है, चुनाव लड़ने का अधिकार भारत के हर एक नागरिक को है। इसके पश्चात में और बात करें कानूनी अधिकार में तो वो किसी भी प्रकार के जो भी हमारे नौकरी से रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब है वो हमारा यहाँ का व्यक्ति कर सकता है। किसी भी पद पे, ऊंचे से ऊंचे पद पे, नीचे से नीचे पद पे, तो ये प्रावधान सारे के सारे प्रावधान इंडिया के व्यक्तियों को बड़े ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है और यही सारे प्रावधान विदेशियों से वंचित कर दिया गया है। यानी अगर वो इंडिया में आते हैं तो उनको ना ही कानूनी अधिकार दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, ना ही उनको राजनीति का अधिकार दिया जाएगा। उनको महज केवल और केवल ये अधिकार दिया जाएगा कि आप इंडिया में आइए,
घूमिए फिरिए रहिए खाइए पीजिए ऐश कीजिए, इससे ज्यादा आपको किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराई जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी समझेंगे कि अगर विदेशी आया, उसको कोई इंडियन परेशान किया, तो यहाँ पे उसके लिए ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई विदेशी यहाँ पे आता है और इंडिया का कोई भी व्यक्ति उसके साथ दुर्व्यवहार करता है या कुछ भी करता है, तो इंडिया की जो भी हमारे प्रशासनिक व्यवस्था है वो फिर विदेशियों के फेवर में चली जाती है, यानी उसको भी यार प्रोटेक्शन तो देनी ही पड़ेगी क्योंकि वो अपना देश छोड़ करके इंडिया आया घूमने के लिए, ठीक है। तो इन सारे संदर्भों में विदेशियों के जो अधिकार हैं वो कुछ इस प्रकार के अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है और जो इंडिया के नागरिक हैं उनको इन सारे अधिकारों को मुहैया कराया जाता है। इसी के पश्चात में ये सारी चीजें अगर हम लोग समझ चुके हैं तो हम लोग ये बात करते हैं केवल इतने ही अधिकार इंडिया के व्यक्तियों को नहीं दिए गए, ये तो मैंने नॉर्मली कंडीशन बताई, ठीक है। लेकिन कुछ एक प्रकार से बोले तो प्रीमियम लेवल के अधिकार हैं जो कि हमारे भारत के नागरिकों को दिए गए हैं, जिनको कि संविधान निर्माताओं ने बाकायदा अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के मध्य में इसका प्रावधान किया है। अब अभी मैंने जितने अधिकार बताए ये सारे के सारे नॉर्मली कंडीशन में है, यानी हर एक व्यक्ति को भारत के इतने अधिकार नॉर्मल कंडीशन में दिए जाते हैं जन्म से ही। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कि कुछ शर्तों के बदौलत दिए जाते हैं, चाहे वो भारत का नागरिक हो या कोई विदेशी हो। कुछ टर्म और कंडीशन हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं, अगर इन प्रावधानों का पालन किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वो हमारा भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसी नागरिकता के संबंध में कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के मध्य में भारतीय संविधान निर्माताओं ने ऐसे कौन कौन से प्रावधान किए हैं जिनको हम नागरिकता के नाम से जानते हैं, और ये प्रावधान बाकायदा ये प्रमाणित करते हैं कि अगर इन प्रावधानों को किसी भी व्यक्ति के द्वारा फॉलो किया जाता है तो वो हमारे भारत का नागरिक होगा, चाहे वो कोई विदेशी व्यक्ति हो या कोई भारत का नागरिक हो, ठीक है। तो देखते हैं इसी के संदर्भ में अनुच्छेद 5 की बात करते हैं। इसके पहले मैं ये बता दूं कि ये जो नागरिकता शब्द है, इस शब्द का पहली बार जो भारतीय संविधान के अंतर्गत इस शब्द का प्रयोग किया गया वो अरस्तु नामक एक व्यक्ति के द्वारा किया गया, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है। इस शब्द का पहला प्रयोग किस व्यक्ति ने किया, तो अरस्तु नामक व्यक्ति ने किया। इसको भी हमने पकड़ करके रखना है। एंड अभी हम लोगों ने जान ही लिया भाग 2 5 11 ये जो भी सारी चीजें हैं। देखते हैं अनुच्छेद 5 के संदर्भ में कि अनुच्छेद 5 ऐसे कौन कौन से प्रावधान करता है जिससे हमको ये पता चलता है कि हम या आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं, ठीक है। देखते हैं इसी में अनुच्छेद 5 के संदर्भ में क्या बोला गया है। भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 5 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया है। इसमें यह बोला गया कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता क्या बोला इसमें, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अब इससे क्या तात्पर्य है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ये बोलने से तात्पर्य ये है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से तात्पर्य ये है कि संविधान हमारे कब बना, तो ये संविधान हमारे बनता है यानी एक प्रकार से बोले तो 26 नवंबर 1949 को इसको क्या किया जाता है, अंगीकृत किया जाता है, और 26 जनवरी 1950 को इसको पूरे देश के लिए लागू कर दिया जाता है, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान क्या होता है, पूरे देश के लिए लागू कर दिया जाता है। और यही यहाँ पे बोल रहा है प्रारंभ में नागरिकता, अर्थात
1950 से लेकर के, ये प्रारंभ से तात्पर्य यही है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया में रह रहा है तो वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। अब प्रारंभ से तात्पर्य यह है, यहां पे बेसिकली अनुच्छेद 5 तीन प्रावधान करता है, या तीन ऐसे शर्त हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत तीन शर्तें अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा फॉलो कर ली जाती हैं तो वो व्यक्ति हमारे भारत का नागरिक होगा। ठीक है, इसमें 1950 यहां से हमारा क्या होता है, प्रारंभ होता है संविधान, यानी पूरे देश के लिए। तो 1950 में जब हमारा भारत गणतंत्र होता है तो उस समय तो हमारे यार कुछ बहुत अंग्रेज भी थे, वो भी हमारे इंडिया में थे। तो क्या उन अंग्रेजों को भी हम भारत का नागरिक बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे प्रावधान कर ही दिया गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अर्थात जब संविधान बन करके हमारा तैयार हुआ पूरे देश में लागू होता है। कब लागू होता है? 1950 में। तो अब वो चाहे हमारा कोई अंग्रेज हो या कोई भारत का व्यक्ति हो, वो हमारे भारत का नागरिक होगा ही होगा। ये अनुच्छेद 5 प्रावधान करता है। एंड इसी के संदर्भ में यार हमारा अनुच्छेद 5 तीन प्रावधान करता है, यानी अनुच्छेद 5 के अंतर्गत तीन शर्तें हमारी बोली गई हैं। वो तीन शर्तें हमारी कौन कौन सी हैं, इसको छोड़ करके तीन शर्तें ये कि जन्म के आधार पे नागरिकता। पहली कंडीशन क्या बोली कि जन्म के आधार पे नागरिकता। दूसरा, जन्म के आधार के पश्चात में 1950 से पहले अगर कोई भी व्यक्ति 1950 से पहले हमारा एक प्रकार से बोले वो विदेश चला गया, एक प्रकार से यही बोलते हैं कि 1950 से पहले अगर वह विदेश चला गया और विदेश में उसके बच्चे का जन्म हुआ तो क्या वो बच्चा भारत का नागरिक होगा? तो जी बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता क्या हैं, भारत के नागरिक हैं। तो यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन यही बोल रही है कि 1950 के पश्चात में अगर विदेश में कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या वो भारत का नागरिक होगा? तो जी बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके माता पिता ऑलरेडी क्या है, भारत के नागरिक पहले से हैं। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन ये हो गई। एंड तीसरी कंडीशन ये बोल रहा है 1950 से पहले, यहाँ पे 1947 भी कर लेना, 1947 से 50 के मध्य में। ठीक है, क्योंकि 47 में देश की आजादी होती है, तभी हमारे यहाँ के जो हमारे कुछ क्रांतिकारी होते हैं वो विदेशों में जाते हैं भारत के संदर्भ में युद्ध करने के लिए या लड़ाई करने के लिए। तो कुछ हमारे आंदोलन हमारे चलाए गए विदेशों में भी, और वो विदेश में ही रह करके वहां से सारे कार्य करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। तो तीसरी कंडीशन क्या बोल रहा है? तीसरी कंडीशन ये बोल रहा है 1950 में या इससे 5 साल पहले, यानी 1950 से 5 वर्ष पहले अगर कोई भी व्यक्ति भारत में रह रहा है 1950 से 5 वर्ष पहले से, अन्यथा 1945 के 5 वर्ष या तो 1945 से या 1945 के और पहले से अगर कोई भी व्यक्ति भारत में रह रहा है तो वो भी भारत का नागरिक होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे अनुच्छेद 5 तीन प्रकार के शर्त हमारे देता है कि अगर इन तीनों में से किसी एक भी मतलब बात को कोई व्यक्ति फॉलो करता है तो वो हमारे भारत का नागरिक होगा। ठीक है, जन्म के आधार पे बोलने से तात्पर्य है कि हमको भी, अगर मैं अपनी बात करूं स्वयं की, तो मैं भी यार मुझको भी जन्म के आधार पे ही भारत की नागरिकता प्राप्त हुई है, क्योंकि मैं जन्म से ही भारत में ही रहा हूं। लेकिन अगर बात करें अपने पिताजी की बात करें तो वो भी जन्म के आधार पे ही, क्योंकि 1950 में पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ, उनके पिताजी का जन्म हुआ
तो उनके जो भी हमारे दादाजी होंगे या बाबा जी होंगे, उनको भी जन्म के आधार पे ही भारत की नागरिकता क्या हुई, प्राप्त हुई है। इसी कारणवश हमारी जो वंशावली चली आ रही है वो जन्म के आधार पे ही चली आ रही है। इसी कारणवश हम और आप क्या हैं, भारत के नागरिक हैं। ये पूर्णतः अगर बात करें तो भारत का हर एक व्यक्ति, लगभग 80 से 90% व्यक्ति का अधिकार ये पहले में ही मिल जाता है कि जन्म के आधार पे ही हमको भारत की नागरिकता प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये हुई जन्म के आधार पे। एंड ये जो दूसरी कंडीशन मैंने बोली कि कुछ उस समय हमारे व्यक्ति ऐसे थे जिनको कि उस समय जब हमारा युद्ध चल रहा था, स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, तो कुछ हमारे भारत देश के नागरिक वो विदेशों में जाकर के स्वतंत्रता की लड़ाई हमारे लड़ते हैं अंग्रेजों से। ठीक है, जैसे कि कनाडा में हमारा एक आंदोलन चलाया गया। इसी के पश्चात में अगर और बात करें तो सैन फ्रांसिस्को वगैरह में भी लाला हरदयाल ने एक आंदोलन चलाया था, जिसको हम लोग गदर पार्टी या गदर आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के हमारे कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे जो कि थे तो भारतीय ही मूल रूप से, लेकिन वो स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए या स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए विदेश चले गए। तो क्या हम उनको भारत का नागरिक नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि यार उनका जन्म यहीं पे हुआ है, वो केवल स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए विदेश गए। इसी कारणवश हम उनको भारत की नागरिकता से वंचित नहीं कर सकते हैं, तो वो भी हमारे क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। और ये तीसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, तीसरी कंडीशन इसी में ये भी बोल रहा है कि 5 वर्ष या इससे भी पहले से अगर कोई व्यक्ति इंडिया में रह रहा है तो वो भी भारत का नागरिक होगा ही होगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशनें हमको अनुच्छेद 5 से रिलेटेड याद रखनी है कि इसमें से अगर एक भी प्रावधान हमारे द्वारा फॉलो कर लिया जाता है तो हम भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, ये था हमारा अनुच्छेद 5। बात करते हैं अनुच्छेद 6 की और अनुच्छेद 7 की, कि भारतीय संविधान के जो भी हमारे निर्माता थे या संविधान सभा में बैठे हुए जो भी हमारे राजनीति के विशेषज्ञ थे, जिन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से भारत का संविधान निर्मित किया और इतना सशक्त संविधान निर्मित किया जो कि यार हमको पढ़ करके ही समझ में आ रहा है कि इस प्रकार के जो भी हमारे नियम और कानून उस समय के जो भी हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने निर्मित किया, तो कुछ सोच समझ करके और बड़े ही बेहतरीन तरीके से निर्मित किया। मुझे तो अच्छा लगा, ये ऐसे ऐसे प्रावधान उन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया। ठीक है, अब इन प्रावधानों में दोबारा कोई चेंजमेंट होने वाला नहीं है। आने वाले अनंत काल तक, जब तक भारत जैसा देश रहेगा तब तक ये नियम और कानून हमारे भारत देश के संदर्भ में हमेशा और हमेशा के लिए भारतीय संविधान में समाहित करके रख दिया संविधान सभा के निर्माताओं ने। और यहाँ पे एक बात ये भी नोट करना कि आने वाले समय में अगर किसी भी परिस्थिति में अगर कोई भी चेंजमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो संसद के द्वारा इसको चेंज नहीं किया जाएगा, बाकायदा इनमें कुछ नए प्रावधानों को जोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो भी हमारे पुराने प्रावधान हैं उनको कुछ नहीं किया जाएगा, यानी उन प्रावधानों को बदला नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा अनुच्छेद 5। देखते हैं 6 और 7 को। देखते हैं इसी में अनुच्छेद 6 की बात करते हैं पहले, क्योंकि अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 इनका विशेष रूप से कोई औचित्य नहीं है, विशेष रूप से वर्तमान में इसका कोई औचित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही यार बोला कि जो भी हमारे ये नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं ये उस समय की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए किए गए थे, क्योंकि उस समय हमारे भारत देश का बंटवारा हुआ था
1947 में इंडिया अलग बना, पाकिस्तान अलग बना, जिस कारणवश अराजकता की स्थिति हमारी बन जाती है, जिससे बहुत सारे मार काट होते हैं, खूनी दलदल टाइप का एक प्रकार से बोले तो काफी सारा माहौल गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सारी परिस्थितियों को कंट्रोल करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान के जो भी हमारे सदस्य थे, उन्होंने इन सारी परिस्थितियों को कंट्रोल करने के उद्देश्य से ये 5 से 11 तक के अनुच्छेद उन्होंने नागरिकता के संदर्भ में बना दिए। ठीक है, जिसमें से अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 इनका विशेष रूप से कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि संविधान में निर्मित किया गया है तो औचित्य होगा तभी निर्मित किया गया है। बोलने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 6 क्या बोलता है? अनुच्छेद 6 बोलता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, क्या बोलता है? अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से, क्योंकि बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो उस समय अराजकता की स्थिति बनी, अराजकता की स्थिति बनी तो उस समय भारत से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि पाकिस्तान चले गए और वहां जाकर के बस गए, और जो पाकिस्तान के लोग थे वो भारत आ गए, यहां आकर के बस गए। ठीक है, तो इन्हीं सारे टर्म और कंडीशन को देखते हुए अराजकता की जो स्थिति बनी, काफी मारकाट होता है उस समय। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए भारतीय संविधान के जो भी हमारे संविधान निर्माता थे या राजनीति के विशेषज्ञ थे, उन्होंने इन्हीं सारी परिस्थितियों को कंट्रोल करते हुए हमारा अनुच्छेद 6 बनाया, और अनुच्छेद 6 में ये बाकायदा प्रावधान किया कि अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उसके लिए अनुच्छेद 6 प्रावधान करता है। क्या प्रावधान करता है? कि जब अराजकता की स्थिति बनती है तो हमारा एक नियम बनाया गया। नियम क्या बनाया गया? कि 1947 में देश आजाद होता है और देश के स्वतंत्रता के पश्चात में जस्ट 1 साल बाद यानी 1948 में संविधान निर्माताओं ने एक नियम बना दिया। क्या नियम बनाया? यानी 19 जुलाई 1948 ये वो तारीख है कि इसी तारीख के माध्यम से एक हमारा नियम बनाया गया जिसको हम लोग परमिट नियम के नाम से जानते हैं। परमिट नियम बोलते हैं। अब ये परमिट नियम क्या होता है? परमिट नियम हमारे ये होता है कि मानते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति हमारा पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो वो ऐसे नहीं आएगा। ऐसे नहीं आएगा तो कैसे आएगा? वो आएगा वहां से परमिशन लेकर के। अब ये नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है तो अपने मन मुताबिक आएगा, ऐसा नहीं है। वो वहां पर बाकायदा परमिट लेगा, एग्रीमेंट करवाएगा, यानी वो एक प्रकार से स्वीकृति लेगा वहां की एम्बेसी से, यानी जो पाकिस्तानी एम्बेसी होगी वहां से वो बाकायदा एक प्रकार से स्वीकृति लेगा कि मैं इंडिया जा रहा हूं, आप हमें स्वीकृति दीजिए। तो ये हमारा एक प्रकार का परमिट नियम हुआ। ये परमिट नियम कब लगाया गया इंडिया में? तो 19 जुलाई 1948 में। अब इस परमिट नियम के द्वारा हमारी 2 कंडीशनें बनती है। कैसी कंडीशन? कंडीशन हमारी ये बनती है कि एक तो 1948 यानी जब परमिट नियम लगता है तो हमारे कुछ व्यक्ति परमिट नियम लगने से पहले भारत आए होंगे, और दूसरा ये कि दूसरा वो व्यक्ति जो कि परमिट नियम लगने के पश्चात भारत आया होगा। तो यहाँ पे 2 कंडीशनें बनती हैं। एक कंडीशन कि 1947 में यानी इस परमिट नियम के पहले अगर कोई व्यक्ति भारत आया है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई झमेला वाला सिस्टम नहीं है। वो आएगा, बेसिकली उसको यहाँ की नागरिकता प्रदान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस समय परमिट नियम नहीं बनाया गया था 1948 के पहले। ठीक है,
तो उसको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और 1950 में तो बोल ही दिया गया था कि 1950 के पहले अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो वो भारत का नागरिक होगा। तो यहाँ पे यही बात याद रखनी कि 1948 के पहले यानी इस परमिट नियम के पहले अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया तो वो भारत का नागरिक होगा ही होगा। ठीक है, इसी के पश्चात में दूसरी कंडीशन क्या बोलती है? दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि 1948 के बाद में अगर कोई व्यक्ति आया तो क्या होगा? तो अगर 1948 के बाद में अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया तो उसको भी परमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि अब तो इंडिया में एक नियम बना दिया गया परमिट नियम, तो उसको परमिट लेने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और जब वो इस परमिट को ले लेगा तो इस परमिट लेने के पश्चात में भी उसको 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, अर्थात 6 महीने के पश्चात ही उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा याद रखना परमिट नियम क्या होता है, कब लगाया गया, और अनुच्छेद 6 किसके संदर्भ में बोलता है? तो पाकिस्तान से जो भी व्यक्ति भारत आते हैं उनके संदर्भ में ये अनुच्छेद 6 बाकायदा प्रावधान करता है कि अगर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आ रहा है तो वो भारत का नागरिक होगा, कैसे होगा, किस आधार पे होगा, ये सारी बातें अनुच्छेद 6 के अंदर बड़े ही बेहतरीन तरीके से संविधान सभा के सदस्यों द्वारा प्रावधानित किया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखना। विशेष औचित्य इस कारणवश नहीं है क्योंकि उस समय की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ही ये प्रावधान किया गया। इसी के पश्चात में अनुच्छेद 7 क्या बोलता है? अनुच्छेद 7 क्या प्रावधान करता है? अब उस समय बंटवारा हुआ था, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, यानी 1947 में बंटवारा होता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 6 में बोला गया पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, अनुच्छेद 7 में बोला गया भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, अर्थात जो व्यक्ति बंटवारे के उद्देश्य से, यानी इस समय जो भी व्यक्ति थे इनको ये चीजें महसूस हो चुकी थी, क्योंकि इंडिया के अंतर्गत माहौल ही कुछ ऐसा बन गया था कि यहाँ के लोगों को ये अनुमानित हो गया था कि अब इंडिया का बंटवारा होना तय है। ठीक है, तो वो लोग पहले से ही हमारा इंडिया छोड़ करके पाकिस्तान चले जाते हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में अगर वो फिर से वापस आना चाहते हैं इंडिया के अंतर्गत तो क्या हम उनको भारत की नागरिकता देंगे? तो जी बिल्कुल देंगे। देखते हैं क्या प्रावधान किया गया। ठीक है, इसमें यह बोला गया कि भारत से पाकिस्तान आए लोगों की नागरिकता, यानी भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, इसमें यही बोलता है कि कुछ हमारे लोग यही थे कि भारत से पाकिस्तान चले गए बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में कि वहां पे अच्छा माहौल होगा, लेकिन जैसे ही स्थिति बनती है, बंटवारा होता है, मारकाट होता है, काफी सारे लोग मारे जाते हैं इंडिया के अंतर्गत भी, पाकिस्तान के अंतर्गत भी, तो जो पाकिस्तान में रह रहे हमारे भारतीय थे जो कि इंडिया को छोड़ करके चले जाते हैं 1947 के पहले, उन लोगों को बाद में पछतावा होता है, यानी वो ये महसूस करते हैं कि हम यहाँ पे बेकार आ गए, यानी बेकार आके फंस गए, क्योंकि वहां पे भी मारकाट की स्थिति बनती है, अराजकता की स्थिति बनती है। तो उन लोगों ने सोचा अपना ही देश बेटर था, हिंदुस्तान तो यार वैसे भी बेटर है सारे मामलों में, वासुदेव कुटुंबकम नाम सुना होगा, सारे लोगों के प्रति सहजता या समान भाव रखने वाला देश है तो वो है हिंदुस्तान और भारत। ठीक है, तो ये सारी कंडीशनें होती हैं। तो बाद में वो लोग सोचते हैं कि हम अब भारत जाएंगे, हम पुनः भारत में जाकर के रहेंगे। तो इसी संदर्भ में अनुच्छेद 6(7) ये प्रावधान करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया है और वह फिर से आना चाहता है भारत में, तो क्या उसको हम भारत की नागरिकता देंगे? तो जी बिल्कुल दे देंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बोला
कि अगर कोई भी व्यक्ति सुबह का भूला शाम को अगर वापस आता है तो उसको हम भूला नहीं करते, उसको हम भूला नहीं कहते, उसको हम केवल ये बोल देते हैं कि भटका हुआ था बेचारा, जो कि सुबह चला गया और शाम को क्या हुआ, फिर से वापस आया। तो इसी सारी चीजों को देखते हुए ये प्रावधान किया भारतीय संविधान के निर्माताओं ने कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया और वह पुनः अगर भारत आकर के रहना चाहता है तो उसके लिए भी हम बाकायदा ये प्रावधान करते हैं कि आप अगर भारत में आ रहे हैं, आपको अगर भारत की नागरिकता चाहिए तो आपको 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अर्थात 6 महीने का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके पश्चात ही आप भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, तो ये बात बोली गई अनुच्छेद 7 के अंतर्गत, यानी 6 महीने का समय आपको लगेगा रजिस्ट्रेशन के पश्चात में, रजिस्ट्रेशन होगा उसी के पश्चात में आप भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, ये बात हमको अनुच्छेद 7 से रिलेटेड क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 8 की, अनुच्छेद 8 की बात करते हैं। यार सारी चीजों को देखते चलना है हमने, नागरिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पढ़ने के उद्देश्य से भी, और हमारे और आपकी क्या नागरिकता है, कैसी नागरिकता है, भारत में हम रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, कौन रह सकता है कौन नहीं रह सकता, तो इन सब को जानने के उद्देश्य से भी हमको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस उद्देश्य से भी हमको सारी चीजें देखते चलना है। अनुच्छेद 8 क्या प्रावधान करता है, अनुच्छेद 8 ये प्रावधान करता है कि मानते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में रह रहा है, विदेश में रह रहा है और वहां पे उसके बच्चे का जन्म हो जाता है, तो क्या वो बच्चा भारत का नागरिक होगा, तो जी बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि उसके माता पिता मूल रूप से क्या हैं, भारत के नागरिक हैं। इसी कारणवश अनुच्छेद 8 ये प्रावधान करता है कि भले ही कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है या विदेश में जन्म हुआ है उसका, अगर उसके माता पिता भारत में रह रहे हैं या भारत के मूल निवासी हैं, तो वो भी व्यक्ति हमारे भारत का क्या होगा, नागरिक होगा। यही बात हमारे अनुच्छेद 8 के अंतर्गत बोली गई है। और ये क्यों बोली गई, तो यार ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि उस समय यानी आजादी के लिए कुछ हमारे ऐसे क्रांतिकारी थे जो कि विदेशों में भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करने के लिए या युद्ध करने के लिए जाते हैं, और वो वहीं पे कुछ समय रहते हैं और रहते रहते ही वहां पे मानते हैं कि उनके बच्चे का जन्म होता है, तो वो तो यहाँ से गए इंडिया से, तो पिताजी क्या हुए, माता पिता क्या हुए, मूल निवासी इंडिया के हुए, भले ही बच्चा विदेश में क्यों ना पैदा हुआ हो। ठीक है, तो इसी कारणवश वो बच्चा भी क्या होगा, भारत का नागरिक बड़े ही बेहतरीन तरीके से होगा। अनुच्छेद 8 यही प्रावधान करता है और थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी है। क्यों, क्योंकि यार उस समय की स्थिति को देखते हुए ही भारतीय संविधान के जो भी हमारे सदस्य थे उन्होंने बाकायदा ऐसा प्रावधान किया है। अगर ऐसा प्रावधान ना किया गया होता अनुच्छेद 8 के अंतर्गत या नागरिकता का प्रावधान ना किया गया होता, तो जो भी हमारे भारत के क्रांतिकारी बाहरी क्षेत्रों में हमारे स्वतंत्रता के उद्देश्य से गए, तो उनकी तो यार नागरिकता ही नहीं होती, उनको तो भारत एक्सेप्ट ही नहीं करता। इसी कारणवश इन्हीं सारी परिस्थितियों को देखते हुए या इन्हीं सारी परिस्थितियों को कंट्रोल करने के उद्देश्य से जो भी हमारे भारतीय संविधान सभा में बैठे हुए जो भी संविधान सभा के सदस्य थे या राजनीति के विशेषज्ञ थे, उन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से ये सारे प्रावधान कर दिए हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है, ये हुआ अनुच्छेद 8। बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9 की बात करते हैं। अनुच्छेद 9 क्या प्रावधान करता है, अनुच्छेद 9 ये प्रावधान करता है कि एक प्रकार से बोले तो मतलब
विदेश में गए व्यक्ति की, अगर मतलब कोई भी व्यक्ति है भारत से, एक प्रकार से बोले विदेश में रह रहे व्यक्ति की अगर कोई भी व्यक्ति विदेश में रह रहा है तो उसकी नागरिकता भारत से रद्द कर दी जाएगी। एक प्रकार से अनुच्छेद 9 यही प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति भारत का अगर विदेश में जाकर के रह रहा है और वो भारत की नागरिकता छोड़ करके वो विदेश की नागरिकता अगर प्राप्त कर लेता है तो इसके पश्चात में उसकी नागरिकता भारत से क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ये कंडीशन हमको अनुच्छेद 9 बाकायदा नागरिकता के संबंध में ये प्रावधान करता है। और एक प्रावधान यहाँ पे ये भी याद रखना कि अगर उसके माता पिता, अनुच्छेद 8 में जो हमने पढ़ा, अगर उसके माता पिता भारतीय हैं तो फिर उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। अन्यथा अगर वो विदेश चला गया और वहां की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो फिर वो भारत का नागरिक हमारे नहीं होगा, भारत की नागरिकता उससे छीन ली जाएगी या उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये हमारा अनुच्छेद 9 बाकायदा प्रावधान करता है भारतीय संविधान में। ठीक है, इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10 क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 10 ये प्रावधान करता है, या जो भी हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने अनुच्छेद 10 के माध्यम से ये बोलने का प्रयास किया है कि एक प्रकार से बोले तो भारत में रह रहा व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का आपराधिक कृत्य या एक प्रकार से बोले अन्यथा कार्य नहीं करता तो फिर उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। मेरे बोलने से तात्पर्य क्या है? मेरे बोलने से तात्पर्य यह है कि भारत में रह रहा व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का आपराधिक कृत्य या एक प्रकार से बोले तो भारत के संदर्भ में किसी भी प्रकार का अगर विरोधी कृत्य नहीं करता तो फिर उसकी नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी। अन्यथा भारत के संदर्भ में अगर वो विरोध का कार्य करता है तो फिर उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ और मैं अपनी बात करूं तो मैं चाइना के फेवर में बोलने लगूं, यानी चाइना जिंदाबाद, चाइना ने अच्छा किया, इस संदर्भ में अगर मैं बोलता हूं तो मैंने यार क्या किया, मैंने भारत के विरोध में ही तो बोला, मैं चाइना के फेवर में बोल रहा हूं, यानी भारत देश के प्रति मैं गद्दारी कर रहा हूं। इसी कारणवश अगर इस प्रकार का किसी भी प्रकार का भारत के संदर्भ में विरोधी कृत्य किसी व्यक्ति के साथ में किया जाता है या व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो फिर उसकी नागरिकता भारत से रद्द कर दी जाएगी। इसी तरीके का एग्जाम्पल आप पाकिस्तान के संदर्भ में भी ले सकते हैं। पाकिस्तान से युद्ध हुआ और हम पाकिस्तान के संबंध में बोले पाकिस्तान जिंदाबाद, तो इस संदर्भ में भी भारत की नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी, आप भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो एक प्रकार से हम यही बोल सकते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा भारत के संदर्भ में किसी भी प्रकार का आपराधिक कृत्य किया जाता है या विरोधी पक्ष में बोला जाता है तो इस संदर्भ में भारत में जो भी व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा उसकी नागरिकता भारत से छीन ली जाएगी। ठीक है, इसी संदर्भ में एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल और देता हूं। जैसे हमारी आज वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, इसको थोड़ा सा समझना इंटरेस्टिंग है। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को एक डर हमेशा बना रहता है क्योंकि विपक्ष में, बीजेपी के विपक्ष में कौन है? कांग्रेस। तो ये हमारा बीजेपी को एक डर ये बना रहता है कि कहीं कांग्रेस दोबारा सत्ता में फिर से ना आ जाए। तो इस संदर्भ में हमारे मोदी जी या जो हमारे अमित शाह जी हैं वो हमारा दिमाग लगा दें, नागरिकता का कानून हमारे वहां पे लगा दें। क्या लगा दें कि कांग्रेस के जितने भी हमारे मंत्री हैं या जितने भी हमारे कांग्रेस के सदस्य हैं उनकी नागरिकता ही रद्द करवा दें, तो ना रहेगी नागरिकता, ना लड़ेंगे चुनाव और ना ही जीतेंगे। तो इस संदर्भ में ना ही चुनाव जीतेंगे और ना ही उनकी सत्ता सरकार में आएगी। तो इस संदर्भ में भी थोड़ा सा
इसी कारणवश संविधान निर्माताओं ने ऐसा दिमाग लगाया कि किसी भी प्रकार की अगर परिस्थिति इंडिया में होती है तो ये हमारा अनुच्छेद 10 ये प्रावधान करता है कि भारत के संदर्भ में अगर किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वो फिर हमारे उससे भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी या उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। और यदि आपराधिक कृत्य नहीं करता भारत के संदर्भ में तो फिर वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 10 हमारा यही प्रावधान करता है। ठीक है, इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 11 की। अनुच्छेद 11 ये क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 11 ये प्रावधान करता है कि नागरिकता के संबंध में अगर किसी भी प्रकार का कोई कानून बनाया जाएगा या किसी भी प्रकार का अब अगर नया प्रावधान बनाया जाएगा तो वो हमारे संसद नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान बना सकती है। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 11 बाकायदा प्रावधान करता है। और संसद में किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो संसद के गृह मंत्रालय के द्वारा नागरिकता के संदर्भ में कानून हमारे बनाया जाएगा और जिसकी सरकार रहेगी उसी का गृह मंत्रालय, उसी की संसद। ठीक है, ये हमने याद रखना है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 11 जो कि बड़े ही बेहतरीन तरीके से ये सारे प्रावधान हमारे करता है। ठीक है, तो फिलहाल में ये थे हमारे नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के अनुच्छेद जो कि हमारे भारत के संविधान में बड़े ही बेहतरीन तरीके से संविधान निर्माताओं ने इनको निर्मित किया। ठीक है, उस समय की स्थिति को देखते हुए या उस समय की स्थिति को कंट्रोल करने के उद्देश्य से ये सारे के सारे प्रावधान हमारे जो भी संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने बनाए। ठीक है, तो आई होप यार पढ़ करके आनंद आया होगा और मजा भी आया होगा, जान करके हमको थोड़ी सी हर्षता भी महसूस हुई होगी कि नागरिकता हमारी होती क्या है, कौन भारत का नागरिक होगा कौन नहीं होगा। क्लास एक बार रिमाइंड करके फिर से देखिएगा, सारी चीजें खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। इसी के पश्चात में एक क्लास और अटेंड करेंगे जो कि नागरिकता के संदर्भ में ही हमारा वो भी होगा, लेकिन ये हमारे अनुच्छेदों की बात थी, वहां पे हम कुछ सुधारों की बात करेंगे। अर्थात सुधारों से तात्पर्य ये है कि मैंने अभी यही बोला कि ये उस समय की स्थिति को कंट्रोल करने के उद्देश्य से ये सारे के सारे अनुच्छेद बनाए गए थे। तो यार ऐसी हमारी कोई चीज नहीं है जो कि एकदम परफेक्ट बने। ठीक है, तो एकदम परफेक्ट कोई चीज नहीं होती है, उनमें समय समय पर आवश्यकता पड़ती है संशोधनों की परिस्थिति को देखते हुए। ठीक है, तो इस नागरिकता के संदर्भ में भी ये आने वाले स्थिति में या आने वाली जो भी हमारी परिस्थिति है या जो वर्तमान की स्थिति है, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए संसद ने कई सारे प्रावधानों को इसमें संशोधित भी किया है। तो उनकी चर्चा हम इसके बाद की क्लास में, आने वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, जो कि वो भी हमारी काफी महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो फिलहाल में फाइनली आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी नागरिकता के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए